नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 18 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में भूमि के प्रकार, मतलब चोल काल में भूमि कैसा कैसा था, चलिए देखते हैं। वेलन वगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। मतलब बेलन बगाई जो है कैसा भूमि था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि था। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। क्वेश्चन पूछेगा, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ब्रह्मदेव। शाला भोग किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि। पूछेगा क्वेश्चन, चोल काल में किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग। देवदान या तिरुनमटडक्कनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पूछा जाएगा क्वेश्चन यहां से, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? देवदान या तिरुनमटडक्कनी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? पली चंदम। नोट यहां पे है एक, गजनी का सुल्तान मुहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान मुहम्मद राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। क्वेश्चन पूछेगा, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जैकेस प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। मतलब चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में जो है गोवा के कंदम शासक ने जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा यहां से, विक्रम चोल जो थे, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल के ग्रस्त गरीब जो है, गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम का विस्तार करवाया था। कोलुतुंग द्वितीय कोलुतुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। मतलब पूछेगा क्वेश्चन जो है दोस्तों, किसने चिदंबरम मंदिर के स्थित गोविंद राज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवाया? कलोतुंग द्वितीय ने फेंकवा दिया मूर्ति को। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, और किसने जो है फिर से वह मूर्ति को लाकर रखा? तो ये होगा रामानुजाचार्य ने फिर से मूर्ति को पुनः लाकर उसमें जो है पूजा करना शुरू हुआ। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुदम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंदन कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते थे?
रम, पेरुद्रम। और एक और क्वेश्चन पूछेगा, चोल प्रशासन में जो थे निम्न मतलब निचले श्रेणी का जो पदाधिकारी था उसको क्या कहते थे? सेरुंद्रन। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उडम कुटम कहा गया है। और लेखों में जो है उच्च अधिकारियों को क्या कहा गया है? उडन कुटम, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। क्वेश्चन पूछेगा, चोल प्रांत कितने साम्राज्य में विभक्त था? 6 प्रांतों में। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत को क्या कहते हैं? मंडलम। मंडलम कोटम नाडु में एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। कुर्मों में विभक्त था। यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रांत को क्या कहा जाता था? मंडलम। और एक और क्वेश्चन, मंडलम कोटम नाडु एवं नाडु कई कुर्मों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, नाडु की स्थानीय सभा को क्या कहते थे? नाटुर। और एक और पूछा जाएगा क्वेश्चन, नगर की स्थानीय सभा को क्या कहते थे? वो हो गया नाडु की स्थानीय सभा नाटुर, लेकिन नगर बोलेगा, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार। बिलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं को सम्मान के रूप में मुवेदवेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान था। अरियार जो था प्रधान होता था। जैसी उपलब्धियां भी दी उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। मतलब जो उस समय जो अच्छे किसान थे उनको पद भी मिला, अय्यार का पद मिला। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। उर क्या था? सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर जो था सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य क्या था? सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि को अधिग्रहण करना, मतलब रख लेना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रगाहों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य में पेरुमकल कहा जाता था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, सभा या महासभा, यह मूलतः जो है अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्य को क्या कहा जाता था? पेरुमकल। यह सभा वरियम नाम की समितियां के द्वारा अपने कार्यों को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी।
व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। क्वेश्चन पूछेगा, व्यापारियों की सभा को क्या कहते थे? नगरम। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। क्वेश्चन पूछेगा, चोल काल में, एक पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, एक ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, चोल काल में जो है भूमि उपज दर क्या था? 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें क्या कहते थे? मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि की अस्थायी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, मतलब जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह जो है वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। काफी नियम थे उस समय। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अगला पॉइंट है, ब्राह्मणों के दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्रह्मदेह कहलाती थी। पूछा जाएगा क्वेश्चन, ब्राह्मणों की दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम। दान दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेह। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन था? पदाती सेना। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंगोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम की राजकवि था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, तमिल कवियों में जंगियोदर जो था एक प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना कलिंग तुंग पर्णी है। उसकी रचना क्या है? कलिंग तुंग पर्णी। कंबण, ओटटकूटन और पुंगलेदी का तमिल साहित्य का चित्रण कहा जाता है। कंबण, ओटकुट्टन और पुंगलेदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? त्रिरत्न। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। पूछा जाएगा कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन कौन है? नाम फर्स्ट में जो है पंप है, दूसरा है पोन एवं रन है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, पर्सी ब्राउन ने तंजौर के किस मंदिर को जो है विमान का भारतीय वास्तुकला का निकष माना है? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसी को माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल की कला, सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है।
चोलकालीन नटराज प्रतिमा को क्या कहते हैं? चोल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहते हैं। चोल जो है कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, मतलब गिनी जाती है, अभी भी गिनी जाती है। चोल जो है कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत इंसान शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शैव संत किसके गुरु थे? ईशान शिव पंडित राजेंद्र वन के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। और चोल काल जो है 10वीं शताब्दी में हुआ। चोल काल का जो है सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन है? कावेरीपट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था, तनियर कहलाता था। चोल काल में जो क्या होता था, क्वेश्चन है यहाँ से, चोल काल में बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसको क्या कहते थे? तनियर। उत्तर मेरुड़ शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। उत्तर मेरुड़ जो शिलालेख है जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरायूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी, देख लीजिए, उरायूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन करती थी? बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार क्या था? धान, मतलब धान से लिया जाता था, दिया जाता था। चोल काल में विशाल व्यापारिक समूह निम्न थे: वलिंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। चोल काल में जो है विशाल व्यापारी समूह निम्न थे। कौन कौन थे? देख लीजिए, वलंजियार, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, विष्णु के उपासक को क्या कहते थे? अलवार, और शिव के उपासक को नयनार कहते थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग जो 752 ईस्वी में किया था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग, जो कब किया? 752 में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेत थी। वर्तमान में अभी कहाँ है? मनकीर या मान्यखेत। वर्तमान में जो है मालखेत सीलापुर के निकट है। जो मानखेड़ जगह है वहाँ पे सीलापुर के निकट है अभी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? कृष्ण प्रथम हो गया, ध्रुव हो गया, गोविंद तृतीय हो गया, अमोघ वर्ष कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय।
मतलब कृष्ण में याद रखेंगे 1 2 3, 3 हो गया, और इंद्र तृतीय हो गया। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। फिर से देखिएगा, ध्रुव जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक कौन था? ध्रुव, जिसने कनौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, मतलब तीनों ओर से युद्ध लड़ा। प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल से, मतलब दोनों ओर, मतलब तीनों राजा लड़े तो इसीलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हो गया। वत्स राजा एवं पाल नरेश धर्मपाल से भी लड़े हुए थे ध्रुव। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। ध्रुव को क्या कहते थे? धारावर्ष। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। गोविंद तृतीय ने जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों, पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को किसने नष्ट किया? गोविंद तृतीय ने। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। जो अमोघ वर्ष किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। आदि पुराण की रचना जिनसेन ने किया। पूछा जाएगा क्वेश्चन, आदि पुराण की रचना किसने किया? जिनसेन। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन, संग्रह के लेखक महावीराचार्य है। संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी को जल समाधि लेकर अपनी जीवन का अंत किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अमोघ वर्ष ने कैसे मृत्यु लिया, मतलब कैसे वो चले गए? तुंगभद्रा नदी में जो है जल की समाधि लेकर अपने जीवन को अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निकासी अलमशूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अलमशूदी भारत आया। पूछा जाएगा, अलमशूदी किसके शासनकाल में भारत आया? इंद्र तृतीय के काल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। पूछा जाएगा क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन है? कृष्ण तृतीय। इसी दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन थे जिन्होंने शांतिपुरम की रचना की। पूछा जाएगा क्वेश्चन, शांतिपुरम की रचना किसने किया? पोन ने किया।